हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 21 अगस्त 2020 और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में आज अपन बात करने वाले हैं 4 टॉपिक्स की। और वो 4 टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आज के न्यूज़पेपर से लिए हुए। वो हैं अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अभी जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जितने भी इकोनॉमिक और हेल्थ क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, चाहे अर्बन एरियाज़ में देखें या उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट थोड़ा बहुत रूरल एरियाज़ में देखा गया है, और जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि जो क्राइसिस अभी इमर्ज होके आए हैं, उन क्राइसिस को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह कंसिडर करो और फिर बाद में एक नया इंडिया अपन रीस्टार्ट कर सकते हैं। जो 2022 आते आते जब इंडिया को 75 साल हो जाएंगे, 75 ईयर्स हो जाएंगे इंडिपेंडेंट हुए, उस टाइम पे हमने जो एक ड्रीम एस्पायर किया था वो हम फुलफिल कर सके। तो उसके लिए हमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नए सिस्टम की तरफ थोड़ा सा जाने की ज़रूरत है। मतलब पहले जो डेवलपमेंट में जो कमियां हैं वो ओवरकम कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आर्टिकल नंबर 2 इज़ ऑल्सो अबाउट रूरल इकोनॉमी, द टेल विंड फ्रॉम विलेजेस। कि विलेजेस से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक सिग्नल आ रहा है कि हमारी इकोनॉमी थोड़ा बहुत रिवाइव कर रही है। ये भी अपन देखने की कोशिश करेंगे। तो गवर्नमेंट ने जो भी एक असर्टिव स्टेप्स लिए हैं रूरल इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए और इंडियन इकोनॉमी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, और साथ में जो लोगों की लाइवलीहुड कहीं ना कहीं थ्रेटन हुई है लॉकडाउन की वजह से, उसको किस तरीके से टैकल करना है, उन चीज़ों से लेके जो गवर्नमेंट ने स्टेप कदम उठाए हैं उनका क्या रेपरकशंस हुए हैं, क्या उनके आउटकम है, वो अपन देखेंगे। नंबर 3, लिसन टू द वीवर्स। अभी 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे था, तो उसमें जो बोर्ड्स हुआ करते थे प्रीवियसली, जो भी बॉडीज़ हुआ करती थी, सिल्क बॉडी हो गई या जूट बॉडी हो गई, बोर्ड हो गया, तो उनको सबको अबॉलिश कर दिया गया है और नई डायरेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर राइटर जो है वो कुछ कंसर्न शो कर रहे हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अपने को एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ भी अपन यहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। साथ में लास्ट आर्टिकल है वो 2 कोरोना इलेक्शन। अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, नवंबर में असेंबली का टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो इलेक्शंस किस तरीके से इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने जब श्रीलंका के इलेक्शन हुए हैं अभी प्रीवियस, तो उन इलेक्शंस के कंटेक्स्ट में अपन ने ऑलरेडी एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें मैंने पूरी डिटेल बताई थी कि साउथ कोरिया किस तरीके से सक्सेसफुली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट करवा चुका है, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट मतलब असेंबली इलेक्शन है या लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हैं, इसी तरीके से अभी श्रीलंका में हो चुके। तो अब इंडिया के सामने ये एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो फिर से अपनी एक जो इम्पोर्टेंस है उसको फिर से शो कर सके कि हम किस तरीके से एफिशिएंटली इलेक्शंस कंडक्ट करवा सकते हैं इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन अपना। फर्स्ट आर्टिकल इज अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये आर्टिकल लिखा है नौशाद फोर्ब्स ने। अभी तक के आपने हमेशा एक चीज़ सुनी होगी, यहाँ पर एक कोटेशन करते हैं, उसके पहले मैं थोड़ी चीज़ बताता हूँ कि जब कभी भी टाइम अच्छा चलता है तो आप क्या करते हो, उस टाइम में लीन रहते हो और लगे रहते हो काम में अपने में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चाइनीज सेज, कन्फ्यूशियस का एक कोट याद आता है, वो है कि मे यू लिव इन द इंटरेस्टिंग टाइम। जब टाइम आपके लिए फेवरेबल हो तो उस टाइम पे आप जी सकते हो। ठीक है, पर यहां पर क्वेश्चन जो कोविड-19 आउटब्रेक हुआ है वहां पर यह निकल के आता है कि लेस इंटरेस्ट टाइम, मतलब इंटरेस्टिंग टाइम ना हो, और उस परिस्थिति में जब आपके पास में रिफ्लेक्शन का टाइम भी नहीं हो कि क्या आपके लिए सही है क्या गलत है, और इस टाइम पे अपने को ज़रूरत ये आती है कि हम ये डिसीजन ना ले पाएँ कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, बस धक्के में चलते जा रहे हैं। तब हमें कहीं ना कहीं हमारा जो बेस आइडिया था जहाँ से हमने शुरुआत की थी उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। अभी तक अगर अपन देखें तो हमने अभी जो हेल्थ क्राइसिस देखा है कोविड-19 की वजह से, वो वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1920s 30s में, उसके बाद में सबसे बड़ा क्राइसिस एक बार इमर्ज होके आया है जो कि अनप्रेसिडेंटेड था, जिसका एक्सपीरियंस लोगों के पास में, गवर्नमेंट्स के पास में बिल्कुल भी नहीं था। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस भी बहुत पुअर हो रही हैं वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड ओवर। तो हमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूशियस की जो ये इंटरेस्टिंग टाइम वाली बात है इससे थोड़ा ऊपर उठने की ज़रूरत है। और जब इंडिया 2022 में 75 साल का होने वाला है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हमें कुछ ना कुछ नया और कुछ अलग करने की ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं मिसिंग था। प्राइम मिनिस्टर ने जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के एनुअल मीटिंग को एड्रेस किया, तब उन्होंने कहा था कि हमें थिंक बिग, हमें बड़ा सोचना पड़ेगा।
हमें गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को साथ में आना चाहिए, जिससे कि इंडिया को एक ग्रोथ के पाथ पे हम ले जा सकें। और ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कॉल थी, क्योंकि इंडिया को जो मच नीडेड अचीवमेंट्स है, टारगेट हैं, उसमें इंडस्ट्रियल वर्क और इंडस्ट्रीज़ का भी कोलैबोरेशन कहीं ना कहीं ज़रूरत है। तो अगर दोनों की, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट का अगर सेम ऑब्जेक्टिव होता है और म्यूचुअल ट्रस्ट का उनमें अगर एक स्टेक होता है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया को ग्रोथ पाथ पे ले जा सकती है। ये चीज़ क्लियर है। अब अगर अपन देखें एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो की बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स हैं, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट की अगर हिसाब से देखें तो इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट है वो इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा है, लगभग 85% लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड है, जहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं होती है। और प्लानिंग के साथ साथ में अभी लॉकडाउन का अगर क्राइसिस या इम्पैक्ट उस पर देखें तो लॉकडाउन जैसे ही लगा तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एकदम से रुक गई और लोगों की लाइवलीहुड और जो मेनली इनफॉर्मल वर्कर्स थे उनकी लाइवलीहुड बिल्कुल वाइप आउट हो गई। उनके पास में अब काम ही नहीं बचा कि वो क्या करें। तो एक सेंटर है जिसका नाम है मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी। इन्होंने रिसर्च की कि मिड मार्च से मिड अप्रैल, लगभग एक महीने में, जब लॉकडाउन इम्पोज हुआ उसके लगभग एक महीने के विद इन 1 मंथ 120 मिलियन लोग जो थे इंडिया के, उन्होंने अपनी जॉब खो दी थी। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो लगभग 27% तक राइज हो गया, जो कि ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। इसकी वजह से ही, लॉकडाउन की वजह से रिवर्स माइग्रेशन हुआ और लगभग 10 मिलियन लोग जो थे उन्होंने सिटीज़ को छोड़ करके वो अपने गाँवों में फिर से पहुंच गए। तो ये डेटा अपने आप में बहुत ग्रेव सिचुएशन को एक्सपोज करता है। तो ये जब क्राइसिस इमर्ज हुए थे उस टाइम पे इंडियन मीडिया ने फुल फोकस करना शुरू कर दिया था कि हमारे यहाँ पर जो क्रॉनिक सोशल प्रॉब्लम है, जो अभी तक लगातार सोशल प्रॉब्लम चलती आ रही है, जिसमें जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं उनको कहीं फैसिलिटी या कहीं पर भी प्रॉपर अटेंशन नहीं दी जा रही है, चाहे वो उनकी जॉब सिक्योरिटी की बात कर लो, चाहे उनकी लाइवलीहुड को सेव करने के लिए, चाहे उनके रेजिडेंस की बात कर लो, या फिर उनके जो इंश्योरेंस सेगमेंट वाली बात हो। मतलब किसी भी तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर सिक्योर नहीं है। इस चीज़ पे फोकस आना शुरू हो गया था जिन दिनों में रिवर्स माइग्रेशन को देखा गया मीडिया का। ठीक है, मीडिया का अटेंशन आया इन चीज़ों में। तो पिछले 2 महीनों में अगर देखें, जब गवर्नमेंट ने अपने असर्टिव स्टेप्स लिए हैं, गवर्नमेंट ने पैसा फेंका है मार्केट में, गवर्नमेंट ने जो नरेगा है उसके जो नरेगा के अंडर में जो वेजेस मिलते हैं उनको बढ़ाया है, जो खाना है वो देने की बात की है लगभग नवंबर तक, तो लगभग 50% पॉपुलेशन को ये बेनिफिट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पिछले 2 महीनों में ये जो स्टेप लिए गवर्नमेंट ने, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो रिड्यूस होकर के लगभग 9% तक आ चुकी है। तो ये अपने आप में एक अच्छा साइन है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रीस्टार्ट हो रही है सिटीज़ की तरफ। जो लेबर्स पहले रिवर्स माइग्रेट कर चुके थे अपने गाँव की तरफ, वो वापस थोड़ा बहुत आने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब अभी चीज़ें कुछ नॉर्मलाइज होने की कोशिश कर रही हैं। अब जैसे ही ये नॉर्मलाइजेशन की तरफ गई तो मीडिया का जो टारगेट पहले था क्या, क्रॉनिक सोशल प्रॉब्लम, उससे हट करके अब कुछ और ही चीज़ों में उलझ चुका है मीडिया। कहने का मतलब प्रायोरिटीज अब वापस चेंज हो गई केवल 2-3 महीने के रिवाइवल पे। तो हमें यहाँ पर क्राइसिस को ध्यान रखना चाहिए और इस क्राइसिस को वेस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एवरी क्राइसिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करना है और फिर बाद में उनके सोल्यूशन पे काम करना है। तो राइटर के अकॉर्डिंग 3 प्रॉब्लम है। क्या? एक तो लेबर रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है, दूसरा जो माइग्रेंट लेबर्स सिटीज़ में आके रहते हैं उनके लिए लिविंग कंडीशन प्रॉपर नहीं अवेलेबल है, और तीसरा रूरल इकोनॉमी को हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी भी 70% पॉपुलेशन रूरल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करती है। तो ये 3 प्रॉब्लम है। अब इन 3 प्रॉब्लम को पहले समझते हैं, फिर अपन सोल्यूशन पे जाते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है। हमारे यहाँ पर स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज हैं, ये बताया जाता है, इस वजह से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आता। पर आप एक चीज़ बताओ, 85% तो क्या है, इनफॉर्मल लेबर है हमारे, और 15% ही तो फॉर्मल लेबर है ना। तो फॉर्मल सेक्टर में केवल 15% है, वो ही तो इन स्ट्रिंजेंट लॉज के अंडर में प्रोटेक्टेड है, उनको प्रोटेक्शन मिल रही है। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोटेक्शन तो केवल लेबर एरिस्टोक्रेसी, मतलब रिच लेबर है, उसी को मिल रही है। इस स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज के अंडर में एम्प्लॉयर के पास में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो वो ज्यादा एक्टिवली और अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे और इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा है।
एक तो ये सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये बता रहे हैं कि बची हुई जो 85% लेबर फोर्स है जो इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है, उनके पास में कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। वहां पर एम्प्लॉयर के पास में कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है, मन में आए तब हायर करते हैं, मन में आए तब फायर करते हैं। तो इन दोनों चीजों को हमें एड्रेस करने की जरूरत है कि जो फॉर्मल सेक्टर में जो एम्प्लॉयर्स की प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करो और इनफॉर्मल में एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम को एड्रेस करो। तो इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोटेक्शन के बीच में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, जिसमें हम जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं उनको एक मिनिमम प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर सके कि भाई कम से कम इतने, एक बार जॉब लगी है तो आप इतने दिनों तक तो कम से कम करोगे। आजकल तो रही सही में गिग इकोनॉमी की बात और होने लग गई है कि जहाँ पर एम्प्लॉयर को जब ज़रूरत होगी तो स्किल्ड लेबर को हायर कर लेगा और जब कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो जाओ भाई अब तुम दूसरी नौकरी ढूंढो। खैर वो एक एडवांस्ड इकोनॉमी जहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल हो, जहाँ पर अभी ग्रेव पुअर्टी की प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पर वो चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। एक्सपर्ट्स का आर्ग्यूमेंट है ये, राइट। ठीक है, दूसरी तरफ आप ये ध्यान रखो कि मिनिमम लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी अवेलेबल हो एम्प्लॉयर्स के पास में, क्योंकि एम्प्लॉयर अपने घाटे को भी थोड़ा मेंटेन करने की जरूरत करेंगे ना। क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर अपने को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है तो गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी जॉब्स नहीं क्रिएट हो सकती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब्स क्रिएट करवानी है तो हमें ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर के लोगों का। तो ये जो बैलेंस है जिसमें आप एक तरफ तो लेबर की प्रोटेक्शन और दूसरी तरफ में एम्प्लॉयर के हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी दोगे, तब जाके अच्छे से परफॉर्मेंस निकल पाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है जिसमें एक सोशल सिक्योरिटी को कैलिब्रेटेड वे में कवर किया जाए, और इसमें हमें कहीं ना कहीं एक गुड फेथ की डिमांड है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है, और इस प्रॉब्लम को हमें फिक्स करने की ज़रूरत है अभी। और अगर ये चीज़ हमने नहीं की इस टाइम पे, जो कोविड-19 की वजह से क्राइसिस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर बाद में यही कहेंगे कि वी हैव मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। तो हमें एक हार्नेस करने की ज़रूरत है इन चीज़ों को। पहला क्राइसिस समझ में आ गया होगा आई गेस। दूसरा, लिविंग कंडीशन इन आवर सिटीज। देखो अभी तक लंबे समय तक हम देखें स्लम्स में रहने वाले जो लोग, वो बाकी जो अपर एरिस्टोक्रेट लेवल के जो रिच पीपल हैं उनके घरों पे आते हैं, उनके घरों को क्लीन करते हैं, जो सामान है वो डिलीवरी बॉय की तरह काम करके डिलीवर करते हैं सामान को, और जो इक्विपमेंट्स हैं या कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है सिटीज़ में उनको मेंटेन करने में वो अपना रोल प्ले करते हैं। कहने का मतलब सिटी को क्लीन रखते हैं पर खुद स्लम्स में रहते हैं। तो ये अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो प्राइवेट होम बिल्डिंग प्रोग्राम्स है जो मैसिव स्केल पे चल रहे हैं, जिनमें बड़े बड़े अपार्टमेंट्स आप भी देखते होंगे सिटीज़ में, तो आजकल कितना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, तो उनका टारगेट क्या है, उसको किस डायरेक्शन में ले जाने की ज़रूरत है। तो हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं लिबरल यूज़ के लिए रेगुलेशन बनानी चाहिए, जिससे कि सिटीज़ में एरिया तो कम है पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस वजह से वहाँ पर क्या होती है, स्लम्स में कन्वर्जन ज़्यादा हो पा रहा है रेजिडेंसेस का। तो ध्यान हमें इस चीज़ पे देना चाहिए कि ज़्यादा जेनरस, ज़्यादा लिबरल फ्लोर स्पेस इंडिसेस को हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत है। आज मुंबई में एक इतने बड़े प्लॉट पे मान लो 5 फ्लोर तक का ही मकान बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल 100 स्क्वायर यार्ड के एरिया पे मुंबई में केवल 5 फ्लोर तक का मकान ही बन सकता है, 5 फ्लोर तक की बिल्डिंग ही बन सकती है। तो उसके कंपैरिजन में आप न्यूयॉर्क, हांगकांग और टोक्यो में जाके देखोगे तो उसी 100 स्क्वायर यार्ड के ऊपर आपको लगभग 25 फ्लोर की बिल्डिंग मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो फ्लोर स्पेस इंडिसेस हमारे कितने वीक हैं एज कंपेयर टू अदर वर्ल्ड्स लीडिंग सिटीज। तो इस 5 गुना वाले जो गैप को अगर हम फुलफिल करते हैं तो एक तरीके से नंबर ऑफ रेजिडेंशियल सिस्टम या हाउसिंग जो हाउसेस होने चाहिए उनके नंबर एकदम से बढ़ेंगे। तो बढ़ेंगे तो वैसे ही क्या हो जाएगा, रेंट भी अपने आप कम हो जाएगा। तो ये स्लम वाले जो लोग हैं उनके लिए बेरेबल हो जाएगा, तो ये अपने आप ही शिफ्ट हो जाएंगे इन मकानों में। तो कहने का मतलब हमें यहाँ पर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो उन प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं ये लिबर्टी लेके आने की ज़रूरत है, जो कि वर्ल्ड की अदर सिटीज़ में अवेलेबल है। तो फ्लोर स्पेस इंडिसेस को हमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है कि एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर आज 5 फ्लोर बने हुए हैं तो उनको बढ़ा करके 10 करो या 15 करो, इतने लिबरल लॉज कर दो अपने यहाँ पे। ठीक है, तो वो ज़रूरत है। साथ में मल्टी ईयर प्रोजेक्ट जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सिटी गवर्नमेंट्स को भी प्राइवेट डेवलपर्स के साथ में काम करना चाहिए।
अब जो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो ये है कि इंडिया, एक यूनिकनेस है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन अगर रेशियो देखा जाए तो 70% अभी भी गांव में रह रहा है। तो रूरल एरियाज में जब रिजाइड करेगी 70% पॉपुलेशन, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा अटेंशन भी देना नहीं चाहेगी गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं आज हमें 73 साल हो चुके हैं और 73 सालों के बावजूद हमारे जो ज़्यादातर लोग हैं वो गांव में हैं और वो भी बहुत गजब की गरीबी का सामना कर रहे हैं। तो उनको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है सिटीज़ में, जहाँ पर वो वेल इन्फॉर्म्ड, वेल स्किल्ड लेबर की तरफ बढ़ सकें और अपने आप को ग्रो कर सकें। तो कहने का मतलब हमें जो डेवलपमेंट एजेंडा जिसमें फेल हुए हैं उसकी तरफ ध्यान दे करके हमें माइग्रेशन को एनकरेज करना चाहिए, उनके लिए रहने की अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छी हाउसिंग फैसिलिटी अवेल करानी चाहिए, जिससे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब एक बार शुरू होंगे इन हाउसिंग फैसिलिटी को अवेल कराने के लिए, तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, तो इकोनॉमिक रिकवरी भी कहीं ना कहीं अपन इंश्योर कर पाएंगे। थर्ड अपन बात करते हैं रिवर्स माइग्रेशन। देखो, रिवर्स माइग्रेशन जो है वो अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी भी है। क्यों? क्योंकि इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन गाँव में रहती है। पिछला अपना कमेंट अलग था, अभी ये कमेंट अलग है, ठीक है। दोनों चीज़ों की, दोनों एंगल से अपने को समझना पड़ेगा। सिटीज़ को भी अपने को रिलायबल बनाना पड़ेगा, रेजिलियंट बनाना पड़ेगा, तो गाँवों की तरफ भी अपने को ध्यान देना पड़ेगा। पर हो क्या रहा है कि गाँव के अंदर लेस डेवलप्ड एरिया है और वहाँ पे जो गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं कम फोकस कर पा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो गवर्नमेंट का टारगेट है जिसमें फार्मर्स की इनकम को डबल करने की बात हुई है 2022 तक, तो उस गैप को, जो कि रिचेस्ट अर्बन और पुअरेस्ट रूरल के बीच का जो गैप है डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, ये गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसको हमें कवर करने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब दो टारगेट हो गए, एक तो हमें ये जो गैप है अर्बन और रूरल जो डिवाइड है इसको, और दूसरा फार्मर्स की इनकम को अपने को डबल करना है, तो इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर राइटर कुछ सॉल्यूशंस देते हैं ये जो प्रॉब्लम थी उसको। नंबर 1 कि फर्स्ट सॉल्यूशन ये है कि इजीएस्ट वे ये हो सकता है कि फार्मर की इनकम को कैसे बढ़ाएं, कि वैल्यू एडेड क्रॉप्स को उनको उगाने के लिए या शो करने के लिए एनहेंस किया जाए, या पॉलिसी ऐसी फॉर्मुलेट हो जिससे कि वैल्यू एडेड क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अडॉप्ट करें अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, और जिनका टारगेट क्या रहे, एक्सपोर्ट पोटेंशियल की तरफ वो ज़्यादा फोकस्ड रहें, एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा रहें। हमें एक्सपोर्ट केवल सीजनल बेसिस पे एनकरेज नहीं करना चाहिए। अशोक गुलाटी जी का ये आर्ग्यूमेंट है जो मैं बता रहा हूँ। तो एक्सपोर्ट को हमें रेगुलर कंसिस्टेंटली एनकरेज करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि अभी हमारे यहाँ पर कमी पड़ रही है प्याज की तो हमने प्याज इंपोर्ट कर लिया, प्याज ज़्यादा हो गए तो हमने एक्सपोर्ट कर दिया, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पर कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। पॉलिसी इस तरीके की बननी चाहिए जिससे कि हम एक्सपोर्ट को प्रॉपरली मेंटेन कर सकें, और वो क्या होगी, किसानों की जो इनकम है उसको डबल करने की तरफ एक अच्छा कदम होगा। और ये तो वाकई में जब से ये टारगेट इंश्योर किया गया है ना, डबल इनकम करनी है, तब से ये चीज़ तो बार बार रिपीट हो ही रही है ये चीज़। इसके लिए एग्जांपल एक और देते हैं कि पाम ऑयल प्लांटेशन कर सकते हैं, जो कि अपन ह्यूजली इंपोर्ट करने लग गए हैं। तो कहने का मतलब इस ह्यूज इंपोर्ट को अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हमारे यहीं पे उगा करके। बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि जो पाम ऑयल का जेस्टेशन पीरियड होता है वो लगभग 7 साल होता है, वो एक छोटे किसान के लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट फार्मिंग की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने अच्छे कदम उठा दिए हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अगर अपने को एग्रीकल्चर रिफॉर्म की तरफ अगर बढ़ना है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है। वैसे तो रिफॉर्म आ गए, प्रीवियसली 3 रिफॉर्म आए हैं, गवर्नमेंट ने लिए हैं, जिनमें से एक कमोडिटी जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसको भी कहीं ना कहीं लिबरल किया है, जिसमें कि जो स्टॉकिंग है या फिर उसको आप हैंडल करो, जो मार्केट प्राइस है उसको प्रॉपर्ली टैकल करके फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को सेल आउट कर सके, ये नहीं कि अभी के अभी बेचना पड़ेगा। और साथ में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए भी अब एक फैसिलिटी अवेल किया है, जिससे कि वो अपने खुद के जो फार्म प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक जगह पे होल्ड कर सके। तो कहने का मतलब ओपन एग्रीकल्चर मार्केट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो अभी लिबरल किया है गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर एग्रीकल्चर रिफॉर्म के अंडर में, वो मीडियम टर्म में अच्छे कदम है और इनको राइट डायरेक्शन में इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। दूसरा तरीका ये बताते हैं कि जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पर एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स आप अप्लाई कर दो, जिससे कि एंटरप्रेन्योरशिप भी आसपास में डेवलप होगी, चाहे रूरल हो चाहे सेमी अर्बन रीजन्स हो, और साथ में लोकल प्रोसेसिंग होगी तो ज़्यादा
अपन एक कहते हैं ना कॉस्ट बेनिफिट वहाँ से लिया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, पेरिशेबल आइटम जल्दी जल्दी प्रोसेस हो जाएंगे, तो वैसे ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। तीसरा जो सॉल्यूशन है वो ये बता रहे हैं कि रूरल कनेक्टिविटी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट एलेक्स इंकेलिस से पूछा गया था कि आप एक चीज़ बताओ, केवल आपके पास में एक ही ऑप्शन रहे कि किस तरीके से हम डेवलपमेंट को फोस्टर कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो उनका जवाब था कि मैं रोड बनाऊंगा जिससे कि प्रोड्यूसर और मार्केट के बीच में लिंक स्टैब्लिश हो और उसकी वजह से वो ग्रोथ इंश्योर की जा सके। तो इस तरीके से ये अपन ने प्रॉब्लम देखी और कुछ सॉल्यूशंस की बात की। तो कहने का मतलब ये है कि हमें लेबर मार्केट में रिफॉर्म की ज़्यादा की ज़रूरत है, सिटीज़ की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, और उनके साथ में अट्रैक्ट कर रहे हो तो लिविंग कंडीशन उनकी अच्छी हो, और साथ में रूरल एरिया के अंदर यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट, चाहे वो यूनियन हो, स्टेट हो या फिर सिटी गवर्नमेंट हो, साथ में प्राइवेट सेक्टर, इनके बीच में अच्छा कोलैबोरेशन होना चाहिए, तभी जाकर के सब्सटेंशियल प्रोग्रेस को अपन इंश्योर कर सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम चल रही है, जो अनप्रेसिडेंटेड हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस अभी देख रहा है इंडिया, जो कि अपने आप में 75 साल के अंदर पहली बार देखने को मिल रहा है, तो हम 2022 में जब इंडिया 75 साल का हो जाएगा तो उस टाइम पे एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अपन बिल्ड कर सके, इसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला आर्टिकल अपना कंप्लीट होता है। बात करते हैं दूसरे आर्टिकल की। दूसरा आर्टिकल है वो है टेल विंड फ्रॉम विलेजेस। ये आर्टिकल लिखा है राहुल बाजोरिया ने। देखो, कोविड-19 पैंडेमिक जैसे ही आया तो उसके बाद में अभी जो लेटेस्ट डेटा है वो ये बता रहा है कि इंडिया वर्ल्ड में तीसरा ऐसा कंट्री है जहां पर 1 मिलियन से ज़्यादा लोग कंफर्म्ड केसेस के फॉर्म में अभी इन्फेक्टेड हैं, यूएस और ब्राज़ील के साथ में। तो अभी थोड़ा बहुत स्लाइट कंट्रोल देखा गया है, जो इनिशियल हॉटस्पॉट्स थे जैसे कि चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल होने लगा है। तो दूसरी तरफ जो और सिटीज़ है वहाँ पर रिन्यूड लॉकडाउन के केसेस हैं वो लगातार, जैसे पंजाब में कल ही न्यूज़ आई है, पंजाब में रात को जो ओवरनाइट कर्फ्यू है फिर से इम्पोज करने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, पुणे, गुवाहाटी, यहाँ पर लॉकडाउन फिर से लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। कहने का मतलब एक तरफ तो कंट्रोल हो रहा है, दूसरी तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो ज्योग्राफिकल डिस्पर्सन है कोविड-19 का, ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि अर्बन एरियाज में ज़्यादा कन्फाइंड है, रूरल एरिया अभी भी कहीं ना कहीं कोविड-19 से बचा हुआ है। तो ये जो गाँवों के बीच में नेचुरल डिस्टेंसिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डाइवर्जेंस को शो कर रही है। वो ये कि जो अर्बनाइज्ड पार्ट है कंट्री का, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा वर्स्ट केसेस को देख रही है। वर्स्ट केसेस मतलब ज़्यादा आउटब्रेक वहाँ पे देखा जा रहा है। तो कहने का मतलब सिटीज़ अभी भी हेल्थ क्राइसिस को सामना कर रही है, तो दूसरी तरफ रूरल इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिवाइवल, एक एक्टिविटीज़ के रिवाइवल में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर चुका है। वो कैसे? देखो, गवर्नमेंट ने बहुत से कदम लिए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के 20 लाख करोड़ का जो एक इकोनॉमिक पैकेज दिया था, उसका टारगेट ये था कि जो डाउन साइड इम्पैक्ट आ रहा है कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी में, उसको हम मिटिगेट कर सकें और साथ में रूरल पॉपुलेशन को इकोनॉमिक रिलीफ प्रोवाइड की जा सके। दूसरा, इसके साथ में लॉन्ग पेंडिंग जितने भी रिफॉर्म्स थे, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म जिसमें कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करना, वो भी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इंश्योर किया है। और नरेगा जैसी स्कीम में जहाँ पे 100 दिन का अपने को एक गारंटीड जॉब मिलती है अनस्किल्ड लेबर के लिए, उसमें भी 10% वेजेस को 10% हाइक किया गया है। और पब्लिक वर्क स्कीम जितनी भी हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट इस तरीके से काम करवाती है जिससे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो, लोगों को जॉब भी मिले, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं 65% स्पेंडिंग राइज कर दी गई है। और साथ में 6 महीने तक जो फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्कोप है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, वो भी नवंबर लास्ट तक पहुंचा दिया गया, जो कि 50% इंडियन पॉपुलेशन को बेनिफिट करेगा। इसके साथ में अभी मॉनसून बहुत बढ़िया जा रहा है, और मॉनसून के साथ साथ में पानी की अवेलेबिलिटी प्रॉपर होने के साथ में फिजिकल ट्रांसफ़र, ये जो सारे जो कदम हैं या फिर जो साइंस है, ये कहीं ना कहीं रूरल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को इम्प्रूविंग ट्रेंड की तरफ जाते हुए दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये सारे फैक्टर जब कॉन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो खरीफ का जो प्लांटिंग सीजन है, इस पर भी इम्पैक्ट अपन देख सकते हैं। जुलाई 17 तक जितना ओवरऑल एरेबल एरिया है इंडिया का, उसमें लगभग 66% तक तो सोइंग हो चुकी है। तो ये सोइंग जो है आने वाले टाइम पे और ज़्यादा इंक्रीज होने की स्कोप है। क्यों? क्योंकि साथ साथ में
एक तरफ तो फार्मिंग सेक्टर की तरफ आप मॉनसून की बात कर लो, दूसरी तरफ गाँव में पैसा अगर गवर्नमेंट फेंक रही है, गाँव में लोगों के पास पैसा पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अगर इंक्रीज होता है तो उनके पास में फिर क्या होता है कि वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटे मोटे खेत सबके पास में, मानसून अगर अच्छा है तो बारिश अच्छी आएगी, तो वैसे भी वो जल्दी से बुआई करेंगे, मतलब सोइंग करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपन ऑर्गेनिक फार्म ग्रोथ को और गवर्नमेंट के मेजर्स को अगर देखें तो इनको मिलाकर के कहीं ना कहीं रूरल हाउस होल्ड के पास में डिस्पोजेबल इनकम का जो रेशो है वो अब की बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसकी इस कॉम्बिनेशन से, जिसकी वजह से, जिसमें फिस्कल ट्रांसफ़र भी है, सारी फैसिलिटी रूरल इकोनॉमी के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर एक बेनिफिट दिखता हुआ लग रहा है कि हाँ, रूरल इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं साइन दे रही है रिवाइवल की। साथ में जनधन अकाउंट्स में जो पैसे भेजे हैं गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। साथ में जो अभी जो पीक सीज़न चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, लेबर ऑलरेडी अवेलेबल है वहाँ पे, तो लेबर को काम भी मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से फिस्कल स्टिमुलस और जनधन अकाउंट में पैसे भी मिल रहे हैं लोगों को, गाँव की भी अगर बात करें, और साथ में चीपर ऑल्टरनेटिव भी रह जाएगा कि वो अगर उन पब्लिक स्कीम की तरफ जाना चाहे तो वहाँ पे भी नरेगा भी है, वो भी एक स्कोप बन रहा है। और साथ में तीसरा स्कोप, अब पीक सीज़न आ रहा है जहाँ पे मॉनसून वाला सीज़न होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, धीरे धीरे लेबर की रिक्वायरमेंट भी होती है। और साथ में ये जो अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, यहाँ पर भी जो है एक रूरल इकोनॉमी को अपन सेल्फ सफिशिएंट बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब, एक एस्टिमेट लगाया गया राइटर के अकॉर्डिंग कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में डबल डिजिट में नॉमिनल ग्रोथ करने वाला है, जबकि इंडिया की पूरी ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो 2% तक कॉन्ट्रैक्शन करेगी। तो कहने का मतलब कृषि प्रधान देश, ठीक है, एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री, ये जो टैग है ये कहीं ना कहीं अभी वापस से रिवाइव होता हुआ दिखाई दे रहा है इस कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से। तो कहने का मतलब, ये जो ट्विन स्पीड है रिकवरी की, ये रिफ्लेक्ट करती है किससे, आइडिया कहाँ से लगता है इनको, कि भाई हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, फर्टिलाइजर खरीदे ज़्यादा जा रहे हैं, टू व्हीलर्स बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं गाँव की तरफ, तो वो चीज़ शो तो करती है ना कि गाँव के लोगों के पास में पैसा है, डिस्पोजेबल इनकम आ रही है, दैट मीन्स पैसा रोटेट होना शुरू हो गया, तो इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ कहीं ना कहीं इंडियन रूरल इकोनॉमी कहीं ना कहीं जा रही है। जबकि अर्बन साइंस स्पोर्ट्स को अगर देखें तो वहाँ पर ऑटोमोबाइल सेल हो गई, या फिर एविएशन ट्रैफिक हो गया, या कोई भी फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो वो कहीं ना कहीं पीछे है। तो अर्बन सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं वीकर फील कर रहा है। तो यहाँ पर जो कंसेक्यूटिव पिछले 3 सालों की बात करें तो मॉनसून अच्छा रह रहा है, तो वो भी अपने आप में एक अच्छी साइन है। साथ में ये ग्रोथ है वो भी किस टाइम पे आ रही है, जब फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इसके बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फूड इन्फ्लेशन की वजह क्या है। आरबीआई वाले जो अपन ने देखा था कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो राइज इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सप्लाई चेन है उसमें डिसरप्शन है, ट्रांसपोर्टेशन रुका हुआ। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग से अपन ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उनको अगर कंबाइन करोगे तो ये चीज़ अपने को क्लियर हो रही है, शॉर्ट टर्म ही है इन्फ्लेशन। तो ये जो साइन है रूरल सेक्टर का जो स्ट्रॉन्गर होना है, ये कहीं ना कहीं ये जो इकोनॉमिक डैमेज है उसको मिटिगेट करने के लिए अच्छा साबित हो सकता है। पर हाँ, ये नहीं कह सकते कि ये फुल्ली ऑफसेट कर देगा इस पूरे इकोनॉमिक डैमेज को। तो अभी हमें कहीं ना कहीं जो इस पेस को अगर कंटिन्यू बनाए रखना है तो हमें अब ध्यान देने की ज़रूरत है, पॉलिसी मेकर्स को ध्यान देने की ज़रूरत है अर्बन एरियाज़ पे, क्योंकि रूरल इकोनॉमी अगर प्रॉपरली फंक्शन कर रही है तो मेन जो ग्रोथ इंजन होते हैं ना इकोनॉमी के, वो होते हैं अर्बन एरियाज। ये कंसिडर किया हुआ है इकोनॉमिस्ट के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो हमें अब रूरल इकोनॉमी के साथ में अब अपने को अर्बन इकोनॉमी की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो फार्म सेक्टर में जो रोबस्ट रिकवरी है, इससे हमें हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट और आरबीआई के पास में भी एक थोड़ा सा स्कोप बनेगा, जिससे कि वो अपनी पॉलिसी फ्रीडम को हार्नेस कर सके और बढ़िया से अच्छे से और बढ़िया एक फ्लेक्सिबिलिटी को अडॉप्ट करते हुए बढ़िया स्कीम्स और बढ़िया पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सके। साथ में अभी ज़रूरत क्या है, अर्बन पॉपुलेशन की तरफ भी टारगेट करने की ज़रूरत है, जहाँ पर इकोनॉमिक और हेल्थ क्राइसिस को टैकल करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क साबित हो रहा है। इसलिए जो सपोर्ट दिया जा रहा है रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, जो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, जिसमें फिस्कल सपोर्ट भी हो गया या फिर बूस्ट करने के लिए या फिर लोगों की लाइवलीहुड को इंश्योर करने के लिए जो कुछ भी कदम उठाए जा रहे हैं, तो उन कदमों को और ज़्यादा अपने को
डाइवर्ट्स करने की ज़रूरत है, जिससे कि कोविड-19 से पहले जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी उनकी तरफ अपन वापस से मुड़ सके, वो लेवल वापस से गेन कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से अपना दूसरा आर्टिकल भी कवर होता है। ये आर्टिकल है लिसन टू द वीवर। अभी ये आर्टिकल तो लिखा है जया जेटली ने, देखते हैं अपन। अभी जो नेशनल हैंडलूम डे था 7 अगस्त को, उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने टर्मिनेट कर दिया है हैंडलूम, पावरलूम, वूल, जूट और सिल्क बोर्ड्स को। ठीक है, और इस टर्मिनेशन की वजह से वाइड स्प्रेड बातचीत होने लग गई है, अब डिबेट सा चालू हो चुका है कि ये जो थे ये बोर्ड्स कहीं ना कहीं बहुत सिग्निफिकेंट बोर्ड्स हुआ करते थे। तो इस चीज़ को काउंटर करते हुए राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं जैसे कि ये बॉडीज़ जो थी वो वाकई में टेक्सटाइल के लिए सेवियर और प्रोटेक्टर का काम किया करती थी, या केवल इनके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है जिससे कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पर राइटर के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से है कि किस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पॉलिटिसाइज कर दिया गया, और पॉलिटिसाइज करने के बाद में इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं ताक पे रख दिया गया, ज़्यादा फोकस में नहीं रखा गया। तो अब क्या किया जा सकता है, वो सॉल्यूशंस भी यहाँ पे अपने को राइटर प्रोवाइड करते हैं। तो देखो, कमला देवी चट्टोपाध्याय और फिर उसके बाद में पुपुल जयकर, ये लीडिंग वुमेन थी जिन्होंने ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम बोर्ड को फ्लोरिश होने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। फिर इस जैसे ही ये हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम बोर्ड जैसे ही फ्लोरिश होना शुरू हो गया तो 1990s में टेक्सटाइल मिनिस्टर ने खुद को इसका चेयरमैन बना लिया और इसके मेंबर्स को नॉमिनेट करना शुरू कर दिया पॉलिटिकल क्रॉनीज के बेसिस पे। साथ में जो रिप्रेजेंटेशन की जब बात आई तो वहां पर जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की जो वुमेन थी उनको भी पार्टिसिपेशन प्रॉपरली नहीं मिल पाया था। तो इस वजह से, और साथ में पॉलिटिसाइजेशन हो गया, साथ में आने वाले टाइम पे कभी भी रेगुलर मीटिंग्स होना नहीं चालू रहा। अगर मीटिंग नहीं होगी तो आप कैसे डेलिब्रेट करोगे, कैसे डिस्कस करोगे चीज़ों को। तो कहने का मतलब ये है कि हैंडलूम बोर्ड जो था वो कभी भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन को इन्फ्लुएंस करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो आज अगर ये बोर्ड्स को अगर अबॉलिश कर दिया गया तो इसमें कोई नई बात नहीं है और सही बात है। तो कहने का मतलब यहां पर राइटर का ये है कि टर्मिड रिडन मतलब जिस बॉडी को धीरे धीरे करके दीमक काट चुकी है, अगर उसको डिसमेंटल कर दिया गया है तो ये अपने आप में एक अच्छा कदम ही है। ठीक है, तो यहां पर हमें जरूरत है एक नए और बेटर इंस्टीट्यूशन की, जो कि आज के टाइम पे जो वीवर्स हैं, डायर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, प्राइवेट और पब्लिक क्राफ्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, ई मार्केट प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सबको कोलैबोरेट करे, एक पर्टिकुलर लेवल पे स्टैंडर्ड पे लेके आए, जिससे कि छोटे से छोटा एक एंटरप्रेन्योर है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, और सिटीज में या कोई भी कंज्यूमर है उसके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, और इंटीग्रेशन एक कहने का मतलब इंटीग्रेशन स्टैब्लिश किया जा सके। तो कहने का मतलब हमें ज़रूरत है कि एक ऐसी बॉडी हो जो मॉडर्न हो, डायनामिक हो, ऑटोनॉमस हो और साथ में इंक्लूसिव बॉडी हो, जिससे कि सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को अपहेल्ड किया जा सके। गवर्नमेंट को ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप सुनो, चाहे वो किसी का डिसेंट हो, किसी की नाराज़गी हो, या कोई मना कर रहा हो, कोई डिस्कस कर रहा हो, या फिर गवर्नमेंट को जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में एंगेज करना चाहिए, जिससे कि आप एक डेमोक्रेटिक वे के अंदर बॉडीज बना सको। हमें लेक्चरिंग, नॉमिनेटिंग या डोमिनेटिंग ये टर्म्स हैं, इनसे दूर करना चाहिए गवर्नमेंट को खुद को, क्योंकि हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर एक गरीब से गरीब परिवार भी रहता है तो अमीर से अमीर परिवार भी रहता है। तो यहां पर बैलेंस की ज़रूरत है, राइट्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अब अगर आपने इस बोर्ड को अबॉलिश कर दिया, फॉर एग्जांपल जितने भी बोर्ड्स थे नेशनल लेवल पे उनको अबॉलिश कर दिया, तो अब सारी बात आ जाती है स्टेट हैंडलूम बोर्ड्स पे। तो भाई स्टेट हैंडलूम बोर्ड्स के पास में तो एनफ क्राइटेरिया या फिर आउटरीच नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उनके पास में उनका खुद का ही एक जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है उसी में वो घिरे रहते हैं, तो उनका विजन जो है वो लिमिटेड है, स्टेट की तरफ ही वो ज़्यादा फोकस रहते हैं, नेशनल लेवल पे उतना उनका ध्यान नहीं रहता। तो सेंटर को कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, एक नेशनल व्यू को ध्यान में रखते हुए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ध्यान में रखते हुए, नेशनल इनपुट को लेते हुए न्यू बॉडी बनानी चाहिए। हैंडलूम डे पे जो अनाउंसमेंट हुए हैं वो अपने आप में एक न्यू अप्रोच है, पर जो
पुराने हाथ हैं जिन लोगों की आप ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो लोग पुश्तैनी काम कर रहे हैं इस टेक्सटाइल फील्ड में, उनको उनकी तरफ से अगर इस अप्रोच को देखा जाए कि हाँ जी, अभी जो पुराने जो बोर्ड्स थे जिन्होंने हमारा कभी इंटरेस्ट अपहेल्ड ही नहीं किया, उनको अगर आप ख़त्म कर रहे हो तो वो तो अच्छा कदम है। पर आप नया इंस्टीट्यूट, कोई ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन नहीं बना रहे हो जिनके पास में ऑटोनॉमी हो, या फिर जिनके पास में एक अपर हैंड हो अपने खुद की पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, और जो लोग हैं, जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है, उनकी वॉइस को वो हेल्ड कर सके, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये बैड लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मोस्टली फोगी दिखाई दे रहा, अभी क्लैरिटी कम दिखाई दे रही है। देखो वैसे तो है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर गवर्नमेंट देती है तो उसके बाद में जल्दी से ही आर्टिकल्स आ जाते हैं ना, तो इस वजह से वो थोड़ा सा एक होता है ना शॉर्ट साइटेड, बहुत कम दूरी का देख करिए। पर वही चीज़ है, सब दूध के जले हैं तो छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं, क्योंकि प्रीवियसली इन बोर्ड्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो क्या पता नई बॉडी कोई अगर गवर्नमेंट लॉन्च करे तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी, तो वो अपने आप में एक बड़ा सवाल आता है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो प्राइम मिनिस्टर का विजन था ना कि मिनिस्ट्रीज को अपने साइलोज को छोड़ना चाहिए, कहने का मतलब है 2014 में ये जो करंट एनडीए गवर्नमेंट का फर्स्ट सेशन था, तो फर्स्ट जो पार्ट था उसमें ये कहा था कि मिनिस्ट्रीज को अपने साइलोज छोड़ने चाहिए। कहने का मतलब इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए। जैसे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो है उसका इंटीग्रेशन टूरिज्म से कर सकते हो, क्योंकि टूरिस्ट जब आते हैं तो वो टेक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट्स को इनको ज़रूर खरीद के लेके जाते हैं, तो इनका इंटीग्रेशन। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को देख लो, कल्चर को देख लो, सोशल जस्टिस को देख लो, या वुमेन एम्पावरमेंट, या फिर चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री को देख लो, या KVIC खादी वेलफेयर जो सिस्टम है, इस पूरे को अगर आप देखोगे तो ये सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो टेक्सटाइल को कहीं ना कहीं टच करती हुई दिखाई देती हैं। पर जब ये सब एक साथ काम करती है और इनका कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं होता, तो डुप्लीकेशन और ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शन हो जाता है, तो वो और ज़्यादा डिटेरियोरेट कर देता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंडीशन को। तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान देने की ज़रूरत है इन सारी चीज़ों को क्लियरली और प्योर फॉर्म के अंदर स्टैब्लिश करने की। आज अगर आप कोई भी ट्रेडर या टी सेलर्स का नाम लेकर के उनको भी इसमें इंसर्ट कर रहे हो टेक्सटाइल नाम में, तो वो कहीं ना कहीं अभी तक की जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का तरीका था उससे भी बुरा हाल हो जाएगा। दूसरा, अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स और फैकल्टीज को एक वेवर सर्विस सेंटर्स के फॉर्म में उनको 9 सेक्टर्स को सेलेक्ट करना है, और वहां पर पॉजिटिव एक तरीके से वहाँ पर उन क्लस्टर्स में जाकर के ये आइडेंटिफाई करना है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से आप उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं उन सेक्टर्स को। तो ये अपने आप में अच्छा कदम है। पर प्रॉब्लम ये आती है कि वो जो सेक्टर हैं जिनको ये फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स और फैकल्टी है वो किस एरिया में ध्यान देंगे, कहीं वो रिच एरियाज में ध्यान दे रहे हैं या गरीब एरियाज में, तो वो देखने वाली बात है। अगर वो ज़्यादा हाईली एक तरीके से अपर सेक्शन की तरफ जाके देख लेंगे, तो वाकई में जिनकी प्रॉब्लम हो उनको आप एड्रेस करने में कहीं ना कहीं वीक रह जाओगे, एड्रेस नहीं कर पाओगे। साथ में इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो लोग हैं इनको एक प्रमोशन देने के लिए एक कैंपेन की ज़रूरत थी, जो अभी गवर्नमेंट ने उठाए हैं कदम, वो अपने आप में सराहनीय भी, बहुत ज़रूरी भी थे। यहाँ पर एक चीज़ बता रहे हैं कि आप देखोगे कि नेशनल NIDF और NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, इसके बाहर के जो लोग हैं, जो कम्युनिटीज़ अपने खुद के लेवल पे काम करती हैं, टैलेंटेड और कमिटेड प्रोफेशनल्स हैं, उनको इतना ज़्यादा कोई प्रमोशन नहीं मिल पाता। जबकि कोविड-19 के टाइम पे उन्होंने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के काम को अपहेल्ड किया, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर फॉर्मल वे में देखा जाए तो एकदम से ब्रेक लग गए थे कोविड-19, पर उन्होंने कंटिन्यूटी बनाए रखी। चाहे आज मास्क की ही क्यों ना बात करो आप, ठीक है, मास्क या PPE इक्विपमेंट्स इनकी सप्लाई की बात करें, तो वो जो कम्युनिटी बेस्ड जो वर्क थे उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि हमें उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। फॉर्मल सेक्टर में तो आप ध्यान दे ही रहे हो, इसके अलावा इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उन पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने आप में एक नया किंग है, तो हमें ज़रूरत है कि जो हैंडलूम पोर्टल बनाए जाए,
जिससे कि लोगों के बीच में अवेयरनेस आए कि आप किस तरीके से आपकी खुद की आप प्रोडक्शन को इंटरनेशनल लेवल पे बेच सकते हो, जैसे अमेज़ॉन के साथ में या फ्लिपकार्ट के साथ में इनका इंटीग्रेशन हो, किस तरीके से वो खुद का पोर्टल बना सकते हैं। पर इसमें भी इश्यूज आते हैं कि जो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट है ये कुछ लोगों के साथ ही कोलैबोरेट करते हैं, तो उनको किस तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर वो साथ में कोऑपरेशन करके छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर से साथ आकर के किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक कदम ऐसा भी होगा ना कि जो माइग्रेंट्स अपने गाँव की तरफ चले गए तो उनको भी वहीं की वहीं आप रिटेन कर पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि कनेक्टिविटी और डिजिटल नॉलेज और कंप्यूटर्स की ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, जिसमें गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ में काम कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग हैं वही आईटी एक्सेस ज़्यादा इंश्योर कर पा रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है कि ये चीज़ें हम बिल्कुल नीचे से नीचे, मतलब बॉटम तक हम ये चीज़ अप्रोच कर सकें। जो गवर्नमेंट का टारगेट था, ड्रीम था, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, वो ड्रीम कहीं ना कहीं बहुत दूर का सपना दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सपोर्ट अभी किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे एडिक्वेट नहीं है। हमें अभी ज़रूरत है कि ओपन माइंडेडली, और जो रेड टेपिज्म, जो ब्यूरोक्रेसी की वजह से जो सबसे ढीली ब्यूरोक्रेसी बताई जाती है इंडिया की वर्ल्ड में, वो छोड़ करके और इंक्लूसिवनेस की तरफ जाकर के हमें काम करने की ज़रूरत है, जिससे हम इंटीग्रिटी और इक्वलिटी को प्रमोट कर सकें। ठीक है। सबसे जो वर्ड्स अनाउंसमेंट बताते हैं यहाँ पर राइटर, जो अभी हैंडलूम डे था 7 अगस्त को, वो ये कि जो खादी या फिर जो भी टेक्सटाइल का काम होगा, हैंडलूम का काम होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पे बेचने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट। जबकि गांधी जी का क्या था कि सेल्फ सफिशिएंसी, क्योंकि जब तक आप इंडिया में देखो जो एक रिच पुअर डिवाइड है वो बहुत ज़्यादा है, तो अगर मार्केट की अगर आप बात करोगे तो इंडिया में मार्केट ज़्यादा वॉल्यूम वाइज देखोगे तो गरीब लोग ज़्यादा है। तो आपको अगर हैंडलूम को प्रमोट करना है तो अच्छी क्वालिटी लोकल लोगों के लिए और सस्ते में अवेलेबल होगी, तब जाके मार्केट को ज़्यादा प्रमोशन मिलेगी, तब जाके लोकल टू ग्लोबल अपन पहुंच पाएंगे, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। तो कहने का मतलब हमें बॉटम अप अप्रोच की ध्यान देने की ज़रूरत है, जहां पर हम लोकल लोगों को प्रमोट करें कि भाई आप अपने हाथों से प्रोडक्शन करो और उस प्रोडक्शन को फिर लोकल लेवल पे सस्ते में ही बेचने की बात करें, ना कि उनको महंगे में बेचने, क्योंकि कितना वॉल्यूम है, कितने लोग महंगी चीज़ों को खरीदेंगे। ठीक है। तो जो गरीब का कपड़ा पावर लूम्स ने ले लिया, अपन फ्रीडम स्ट्रगल की बात भी करते हैं, स्वदेशी मूवमेंट जब चला था 1905 में, 1905 में, उसमें भी तो यही था ना कि पावर लूम्स जो थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो हैंडलूम थे उनको ओवरकम कर दिया था। तो हमें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इस मार्केट सिस्टम को समझने की ज़रूरत है, जिसमें हम जो हैंडलूम है उनको फिर से एक सेपरेट एक या फिर उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट 2018 में स्टैब्लिश, 2016-18 के अंदर अंदर आपने कंक्लूड कर दिया और 2020 में आप एजुकेशन पॉलिसी भी प्रमोट कर देते हो, पर टेक्सटाइल सेक्टर को आपने अभी तक भी ध्यान नहीं दिया है। चाहे सत्यम या फिर अजय शंकर करके जो कमेटीज़ बैठी हुई है उनकी रिपोर्ट्स का क्या हुआ, उनकी रिपोर्ट्स पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसे करके ये आर्टिकल कंक्लूड होता है। आई होप आपको समझ में आई होगी क्या चीज़ करनी चाहिए। ये चीज़ अपन आंसर राइटिंग में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है द कोरोना इलेक्शन। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। पीछे जो इलेक्शन से रिलेटेड, श्रीलंका वाले इलेक्शन से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था, वो भी एस.वाई. कुरैशी जी का ही था। ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, तो इनके व्यूज़ हैं ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है, बिहार में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। कह रहे थे कि पोस्टपोन्ड होंगे कोविड-19 की वजह से, पर इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि 243 मेंबर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसका टेन्योर नवंबर में कंप्लीट होने वाला है, हम उसके इलेक्शन जल्दी ही कंडक्ट करवाएंगे। ये पहली बार नहीं है जब इलेक्शन कमीशन कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम पे भी इलेक्शन करवा रहा है, क्योंकि जब ऑलरेडी प्रीवियस मंथ्स के अंदर कोविड-19 केसेस बढ़ते जा रहे थे, तो कुछ महीनों तक तो 1-2 महीने, 2-4 महीनों तक तो पोस्टपोन किया जो इलेक्शन थे, कौन से, राज्यसभा के और कुछ स्टेट्स के लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शन थे, पर कुछ स्पेसिफिक कोविड-19 से रिलेटेड गाइडलाइंस डिक्लेयर की और उनके बेसिस पे वो इलेक्शन कंडक्ट कराएं। तो इंडिया को इकलौता ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे ये इलेक्शन हुए हो।
वर्ल्ड में 34 ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने नेशनल असेंबली या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट कराए हैं। जिनमें से सक्सेसफुल एग्जांपल्स को देखें, मोस्ट सक्सेसफुल एग्जांपल्स को, तो साउथ कोरिया और श्रीलंका उनमें से बेस्ट हैं। अब अगर इन देशों के एक्सपीरियंसेस से देखें और साथ में इलेक्शन कमीशन का यही टारगेट था, देखो सब देशों की एक दूसरे के ऊपर नज़र बनी हुई है कि किस तरीके से ये देश परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें और ये जो डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ है उनको कंटिन्यू किया जाए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बिहार इलेक्शंस के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने खुद की एक रूल बुक बनाई है। ठीक है, साथ में ये ध्यान दिया है, क्या क्या रूल्स हैं ये देखते हैं अपन, कि नंबर ऑफ इलेक्टर्स पर पोलिंग बूथ वो रिड्यूस कर दिए गए। जो पहले 1500 थे उसको 1000 तक लेके आ गए हैं। और साथ में ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन स्टैब्लिश किए हैं लगभग 33,797, इससे कि ओवर क्राउडिंग को हटाया जा सके। और दूसरी चीज, जो ऑफिशियल्स हैं, इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं, उनको कोविड सेंसिटिव कैपेसिटी तक डेवलप किया है कि आप खुद भी रिस्क में मत आओ और जो इलेक्टर्स आ रहे हैं उनकी लाइफ को भी थ्रेटन होने से बचाओ। तो इस तरीके से कहने का मतलब जो इलेक्टर्स की डेंसिटी है वो रिड्यूस करने की कोशिश की है इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो गाइडलाइंस है। अब ऑपोजिशन पार्टीज का एक ऑब्जेक्शन आता है कि इस पेंडेमिक की वजह से पुअर वोटर आउटकम होगा, तो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन है वो फेवर करेगा जो रूलिंग पार्टी है उनको। तो इलेक्शन कमीशन ने अपना जो इस कंसर्न को एड्रेस करते हुए कि वोटर टर्नआउट कम नहीं होगा, उसको हम बेटर करके रखेंगे, तो उसके लिए पोस्टल बैलेट का जो फैसिलिटी है उसका भी ब्रॉडन कर दिया, उसके भी स्कोप को, जिसमें जो सिटीजन्स हैं जिनकी एज 80 साल से ऊपर है उनको, कोविड-19 पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं उनके लिए, और साथ में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए, और या फिर वोटर्स जो कि एसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए हैं, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हो या फिर यूँ मान के चलो आपकी जिनकी ड्यूटी लगी हुई है इलेक्शंस के अंदर, जिनके लिए ऑलरेडी था। तो कहने का मतलब पोस्टल बैलेट का एक स्कोप ब्रॉड कर दिया। और जो स्वीप ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके अंडर में सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन ये इंश्योर किया गया, तो इसमें टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज़ के बारे में लोगों को अवेयरनेस बढ़ाना, वो भी काम अच्छे से किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये चीज़ें इंश्योर की गई है, जो ऑपोजिशन का कंसर्न था लोअर वोटर टर्नआउट को कवर करने का। तो ये जो है ये अपने आप में एक अच्छा काम किया गया है। अब बात आती है कि ये चीज़ें इंप्लीमेंट प्रॉपरली हो बिहार इलेक्शन में, जिससे कि सेटिस्फैक्टरी वोटर आउटकम इंश्योर किया जा सके, जो कि हो सकता है कि बिल्कुल बेस्ट जो साउथ कोरिया में प्लस 80% प्लस के लगभग वोटर आउटकम रहा था, वो श्रीलंका वाले के लगभग या फिर सेटिस्फैक्टरी लेवल तक तो पहुंचने के स्कोप दिख रहे हैं। ठीक है, अब स्पेक्यूलेशंस आ रही हैं बहुत सारी कि फिजिकल कैंपेनिंग के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया, जिसमें कि अब लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हैं वो ही केवल अपने कैंपेन को कर सकते हैं। तो इस केस में कहीं ना कहीं डिजिटल कैंपेनिंग कहीं ना कहीं ज़्यादा अपना स्कोप बना रही है। तो इसमें भी जो लोकल पार्टीज़ हैं, जो ओपोजिशन है, वो ऑब्जेक्शन कर रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक वर्चुअल रैली की गई थी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा बिहार के लोगों के लिए। तो इसके अगेंस्ट में लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन किया, ऑपोजिशन पार्टीज ने, कि ये किस तरीके से कैंपेन इस तरीके से किया जा सकता है। तो इन चीज़ों को, ये जो डोमिनेटिक फीचर है डिजिटल कैंपेनिंग का या सोशल मीडिया का, उस चीज़ को भी एड्रेस करने के लिए बहुत इनोवेटिव और बहुत प्रॉमिसिंग स्टेप्स लिए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। क्योंकि होता क्या है, जब डिजिटल कैंपेनिंग होती है तो लोग क्या होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, क्राउड इकट्ठे नहीं होगी, तो उसमें क्या होगा, दोनों फायदे हो गए। नंबर एक, जब भीड़ किसी पॉलिटिकल लीडर के पीछे पीछे नहीं जाएगी तो वहां पे एक तो कॉस्ट का फायदा होगा, खर्चा कम होगा, और दूसरा कोविड का भी रिस्क खत्म हो जाता है। तो ये अपने आप में एक अच्छा कदम है। पर बात यह आ रही है कि क्या वाकई में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए जो डोर टू डोर एक कैंपेनिंग होती है, जहां पर लोग जाकर के अपनी वोटिंग के लिए क्लेम करते हैं, वो इस लार्जर फिजिकल कैंपेन को अगर हम इस डिजिटल वर्चुअल रैली से रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या वाकई में सही है? नहीं, ये बिल्कुल वो रिप्लेस करने के लिए एडिक्वेट नहीं है। पर बात वही है, करना ज़रूरी है अभी परिस्थितियों को देखते हुए। वर्चुअल रैलीज की अगर बात करें तो इनकी भी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि इनएक्सेसिबिलिटी।
रूरल, हिली, फॉरेस्टेड एरिया जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, स्मार्टफोन्स ही नहीं है, इंटरनेट पेनिट्रेशन ही नहीं है, तो वो किस तरीके से अपने वेल इन्फॉर्म्ड वोटिंग डिसीजन को ले पाएंगे। बिहार की बात करें, क्योंकि अब कमिंग बिहार में ही है, तो 37% ही इंटरनेट पेनिट्रेशन है बिहार में। ऐसे ही ऑनलाइन कम्युनिकेशन जिसमें स्मार्टफोन्स का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है, तो बिहार जैसे देश स्टेट में केवल 27% ही वहाँ पर स्मार्टफोन्स यूज़ किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। और साथ में सिटीज़ में भी मोबाइल नेटवर्क है, वो भी पैची है, ऐसे नहीं कि पूरा फुल्ली कवर्ड है। तो कहने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे कहीं ना कहीं चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और करनी पड़ती है इन वर्चुअल रियलिटीज़ की जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे। साथ में आप एक तरफ कर रहे हो कि एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना, तो भाई जो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर जो बड़ी पार्टीज़ हैं वो तो अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा खर्चा कर देती हैं, ठीक है, तो कॉस्ट वहाँ पर भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना अपने आप में एक कंसर्निंग फैक्टर है ओपोजिशन पार्टीज के लिए, क्योंकि आप जब कभी भी कोई भी वोटर्स को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हो तो वहां पर जो रिचर पार्टी होती है, क्योंकि अभी तक अपने एक बात की थी, एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें मैंने बताया था कि इंडिविजुअल कैंडिडेट पे तो कहीं ना कहीं रेगुलेशन है कि भाई आप अपने खर्चे को कंट्रोल करो, पर पार्टीज पे अभी भी नहीं है वो क्लेम। तो जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पैसे वाली हैं, जो रिचर हैं, जो स्ट्रॉन्गर हैं, वो तो अपने कैंपेन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से चला सकती हैं, जबकि जो स्मॉल रीजनल लोकल पार्टीज हैं उनके लिए डिसएडवांटेजियस हो जाएगा। वो किस तरीके से अपने वोटों की डिमांड कर पाएंगी, तो ये एक कहीं ना कहीं कंसर्निंग फैक्टर आता है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से डिजिटल कैंपेनिंग में सोशल मीडिया की अगर बात करें, जहां पर अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है जिसको वो टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, तो उसके लिए भी तो एक प्रॉब्लम है। साथ में लोकसभा इलेक्शन जो 2019 के हुए थे उसमें बीजेपी जो अभी सत्ता में है, उन्होंने लगभग 27 करोड़ रुपए गूगल, फेसबुक इनके ऊपर या इनके सिस्टर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खर्चे किए थे पॉलिटिकल एड्स के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए। जबकि दूसरे नंबर पे जो आई नेशनल पार्टी वो थी कांग्रेस, उन्होंने मेयरली 5.6 करोड़। तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। तो जितने पैसे लगाए उतने ही ज्यादा एडवर्टीजमेंट, और जितने ज्यादा एडवर्टीजमेंट तो उतने ही ज्यादा वोटर्स को मोबिलाइज करने की कैपेसिटी हो जाती है। तो ये भी अपने आप में एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रहा है। साथ में अगर इस फंडिंग के अलावा और देखें तो सोशल मीडिया में फेक न्यूज और हेट प्रोपोगेंडा भी अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। हाँ, ये बात सही है कि जो दिल्ली में जो रिसेंटली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुए थे, वहां पर एक ट्विटर पे एक पोस्ट आई थी, जो कपिल मिश्रा करके बीजेपी के लीडर थे, उन्होंने कम्युनल पोस्ट कर दिया था, तो उसको डिलीट करने के लिए बात कही थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कहने पे वो डिलीट भी हुआ था। तो ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट स्टैब्लिश भी किया था, सेट भी किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि डिजिटल मोड को आप कितना क्या फोकस में रहोगे, कितना क्या कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ये तो ओपन एंडेड काम करता है। तो इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स अपने लेवल पे बना रहा है, ट्रेडिशनल मेथड्स को कहीं ना कहीं ज़्यादा लिबरल कर सकते हैं, जिसमें कि जो लोकल पार्टीज़ हैं वो पेंटिंग, पोस्टर्स, फ्लैग्स, इनका जो प्रमोशन है वो प्रॉपर्ली कर सके, जिससे कि लोगों की नज़रों में ज़्यादा से ज़्यादा है। क्योंकि पेंटिंग पर इन पे कंट्रोल कर दिया था कि पोस्टर ज़्यादा नहीं लगा सकते हो, दीवारें ख़राब होती हैं, वो सारी चीज़ें, तो वो फिर से लिबरल की जा सकती है आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो। आगे अगर अपन देखें तो साथ में रेलिंग के लिए बाइसिकल रेलिंग्स, मोटरसाइकिल, इनकी रैली कराई जा सकती है, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपर्ली मेंटेन किया जा सके। तो ये कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है उसकी, जो अपने रेस्ट्रिक्शन की बात की थी, वो यहाँ पर बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज आ रहा है। साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ में एक एग्जिस्टिंग वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स को भी इम्पोज करने की बात की है। पर होता क्या है कि ये वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स भी कहीं ना कहीं एक वेग सा दिखाई देता है और ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेबल नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें ये बताया कि फेसबुक इंडिया जो है वो डेरोगेटरी पोस्ट को रिमूव करने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस कदम उठाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के फिर से ऑब्जेक्ट कर सकती हैं कि वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ में साइन किया है उसको प्रॉपर्ली स्क्रूटिनाइज करने की ज़रूरत है, और उस पर सवाल भी बहुत सारे उठने के चांसेस बन रहे हैं। तो इस तरीके से
बिहार इलेक्शन जो हैं वो अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कि वो अपनी एफिशिएंसी को फिर से साबित करें। जैसे कि वर्ल्ड के सारे कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर नज़र लगा के बैठे हैं कि किस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिसेस एग्जीक्यूट की जा रही है डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा, कि जिससे कि इलेक्टोरल मैनेजमेंट बॉडीज़ के इलेक्शन को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सके, जिसमें से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने आप में एक लीडिंग बॉडी है वर्ल्ड लेवल पे अगर देखा जाए तो इस तरीके से आज अपन ने अपने चारों आर्टिकल अच्छे से डिस्कस किए हैं। थोड़ा सा डिस्कशन लेंदी हो गया। थैंक यू।